टॉपिक इज स्पोर्ट इन इंडिया। तो सबसे पहले देखते हैं न्यूज क्या है। उन्नीसवीं एशियाई खेलों में भारत ने कुल 107 पदक जीतकर अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। इन पदकों में से 28 स्वर्ण, 38 रजत और 41 कांस्य पदक शामिल है। भारत ने पद तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इसमें पहले से 81 एशियाई खेलों में 70 पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। तो 18वें एशियाई खेल हुए थे, उसमें 70 पदक भारत ने जीते थे। लेकिन 19वीं एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन उस प्रदर्शन को भी पीछे छोड़ दिया है। तो अब रिकॉर्ड बन गया कि हमने जो सबसे बेस्ट इसी वाले जो 19वां एशियाई खेल हुए उसमें दिया है। इसके अलावा 383 पदक जीतकर चीन ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश हैं। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि हम दक्षिण कोरिया जैसे देश से भी पीछे हैं, जहां पर आबादी 6 करोड़ या फिर हमारे केवल गुजरात के बराबर ही है, हम उससे पीछे हैं। थोड़ा भारत में गवर्नेंस खेल के लिए जो, इसको बाद में देखते हैं। पहले देखते हैं भारत में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं। सबसे पहले खेल गवर्नेंस। अब खेल गवर्नेंस में क्या है, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने 2011 में भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता को लागू किया। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खेल संघों के कामकाज में पारदर्शिता लाने, जवाबदेहिता सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रबंधन में सुशासन को बढ़ावा देना था। तो मंत्रालय द्वारा किस चीज की शुरुआत की गई है, भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता। इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है हमारे जो स्पोर्ट गवर्नेंस में रिफॉर्म जो आए हैं, और उसमें खासकर ट्रांसपेरेंसी, उसमें मैनेजमेंट स्किल अगर शामिल हुई है, तो उसमें भारतीय राष्ट्रीय खेल संहिता का महत्वपूर्ण योगदान है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खेल महासंघों के कामकाज में पारदर्शिता लाना, जवाबदेहिता सुनिश्चित करना तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रबंधन में सुशासन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्या है, अवसंरचना और प्रशिक्षण। भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने खेल संबंधी अवसंरचनाओं में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उदाहरण के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में स्टेडियम बनाए हैं। विदेशों से विश्व स्तरीय कोच, स्पोर्ट चिकित्सक, खेल प्रशिक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। इसके बाद है वित्त पोषण। पिछले कुछ वर्षों में खेल के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाया गया है। उदाहरण के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की बजटीय आवंटन ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में 11% की वृद्धि दर्ज की है। राज्यों की भूमिका अगर देखें, राज्यों के स्तर पर भी प्रयास किए गए हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट योजना को शुरू किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है, खासकर उत्तर प्रदेश में स्पोर्ट रिफॉर्म करने को लेकर। इस बात है कॉर्पोरेट की भूमिका। नई कंपनियों ने अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व का उपयोग खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया है। समुदाय आधारित खेल, इसके तहत खेल एवं शारीरिक गतिविधियों पर केंद्रित लीग, फिटनेस क्लासेस, सामुदायिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। तो लीग करवाई जाती है, फिटनेस कार्यक्रम है, टूर्नामेंट आयोजित किए जाते हैं और सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान मिलना, तो पॉजिटिव एटीट्यूड समाज में डेवलप हो रहा है। पहले केवल कुछ ही खेलों के खिलाड़ियों को समाज में सम्मान प्राप्त होता था, लेकिन हाल के वर्षों में अन्य खेलों के एथलीट को भी समाज में वैसा ही सम्मान मिल रहा है, और जिससे लोगों में क्या आती है, प्रेरणा आती है, और वह खेल में पार्टिसिपेशन, खासकर महिलाओं को भी इस मामले में विशेष लाभ हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतिस्पर्धाएं, हाल के वर्षों में भारत द्वारा कई विश्व स्तरीय टूर्नामेंट जैसे कि इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट की मेजबानी की गई है। हॉकी के लिए हॉकी वर्ल्ड कप आयोजन किया गया है। तो इंटरनेशनल लेवल के जो इवेंट किए जा रहे हैं, अगर हम बात करें इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसके बाद है हॉकी वर्ल्ड कप, इसके बाद है अभी रिसेंटली जो क्रिकेट वर्ल्ड कप।
तो इस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट आयोजन हो रहे हैं, इससे लोगों में खेलों के प्रति जागरूकता और उनमें पार्टिसिपेशन करने का भाव भी तेजी से बढ़ा है। इसके बाद है खेलों को बढ़ावा देने में आने वाली चुनौतियां। सबसे पहले खेल पदानुक्रम। तो खेल पदानुक्रम कैसे चुनौती बना हुआ है? खेलों में निचले स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक पदानुक्रम का अभाव है। दूसरा है खराब शासन व्यवस्था। भारतीय खेलों के वर्तमान शासन मॉडल में स्पष्ट जवाबदेहिता, पारदर्शिता का अभाव है। यह बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। खेल संघों में खेल में कम विशेषज्ञता रखने वाले राजनीतिक प्राय उच्च पदों पर बैठे हैं। तो खेल में क्या है, जो खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों की तुलना में जो राजनीतिक हैं वह ज्यादा वर्चस्व उनका ज्यादा है। इससे अंकल कजिन सिंड्रोम को बढ़ावा मिलता है। भाई भतीजावाद, खेल संघों को अपनी व्यक्तिगत संपत्ति समझने जैसे आरोप लगते रहे। इसके बाद है समाज और सामाजिक गतिविधियों की बदलती प्रकृति। तो यह कैसी चुनौती बनी हुई है? बढ़ते शहरीकरण, डिजिटलीकरण ने बच्चों को शारीरिक गतिविधियों वाले खेलों में भाग लेने के अवसरों और चुनौतियों को और रुचियों को कम कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप उनकी खेलों में भागीदारी कम हुई है। इसके बाद है पारिश्रमिक और रोजगार सुरक्षा का अभाव। यह कैसी चुनौती है? माता पिता अक्सर बच्चों को खेल को पेशेवर करियर के रूप में चुनने में संकोच करते हैं। इसकी जगह पे बच्चों को शैक्षणिक उत्कृष्टता या प्रदर्शन करने पर अधिक ध्यान देते हैं। वित्त पोषण कम मिलना। भारत में खेलों के लिए बजट आवंटन लगभग 24 रुपए प्रति वर्ष है, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। तो वित्त पोषण बहुत कम है। मतलब खेलों के लिए बजट आवंटन प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 24 रुपए इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको हम याद कर लेंगे। तो प्रति व्यक्ति एक जो क्रिकेट को अगर छोड़ दें, बाकी खेलों में अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष एक खिलाड़ी को कितने रुपए मिल रहे हैं? केवल 24 रुपए। ठीक है, जो स्टेट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या उससे नीचे वाले खिलाड़ी हैं उनको तो और भी कम मिलते हैं। जो यूरोपीय संघ के 8,000 रुपए प्रति व्यक्ति खेल बजट की तुलना में काफी कम है। मनोवैज्ञानिक समर्थन। तो मनोवैज्ञानिक समर्थन प्राय कम है। भारत में खेल प्रशिक्षण पूरी तरह से खेल उन्मुख है। यहाँ एथलीटों को मानसिक रूप से मजबूत करने पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है। अन्य की बातें देखें, अन्य कौन कौन सी समस्याएं हैं? खेल आयोजन के लिए खिलाड़ियों के चयन, खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में क्षेत्रवाद का होना। उदाहरण के लिए हरियाणा और पंजाब जैसे राज्य में बेहतर सुविधाएं हैं। उत्पीड़न की शिकायत, यह बड़ा मुद्दा बन के उभरा है। क्रिकेट को बहुत अधिक महत्व दिया जाना, मतलब क्रिकेट सेंटर ही हमारा पूरा स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं, और जो भी है वह कैसा है? क्रिकेट सेंटर का। अब इन सब के लिए क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं? तो सबसे पहले है खेल आयोजन में प्रदर्शन और सुधार के लिए आवश्यक उपाय। सबसे पहले है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के हिस्से के रूप में स्पोर्ट एजुकेशन को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा है निरीक्षण, ब्लॉक और जिला स्तर पर। दूसरा है निरीक्षण, ब्लॉक और जिला स्तर पर खेल संघों की स्थापना की जानी चाहिए। तो खेल संघ उनकी ब्लॉक और जिला स्तर पर स्थापना और उनकी गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। इन स्तरों पर संबंधित खेल अकादमियों की निगरानी की जा सके। थर्ड है खेल प्रशासन में खेलों से जुड़े लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। इससे उचित निर्णय लेना संभव होगा। इससे अधिक प्रभावी और ज्ञान आधारित नीतियां बनाई जा सकेंगी। खेलों में क्षेत्रीय असमानता को कम किया जाना चाहिए। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अवसंरचना और अन्य सुविधाएं के विकास हेतु वित्त पोषण प्रदान करना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी हमें प्रमोट करना चाहिए कि वह स्पोर्ट के क्षेत्र में अपने खर्च को बढ़ावा दें। ठीक है, इसके अलावा क्या किया जा सकता है? ऐसे क्षेत्र जो पिछड़े हुए हैं
उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से भी अतिरिक्त वित्त पोषण किया जा सकता है। और बाकी जो क्षेत्र आगे चल रहे हैं उनको और प्रोत्साहन दिया जा सकता है बेहतर परफॉर्मेंस के लिए। तो उनको परफॉर्मेंस के लिए और जो आकांक्षी है या फिर जिनमें स्थिति खराब है वहां पर गैप को पूरा करने के लिए वित्त पोषण किया जाना चाहिए। वित्त पोषण खेलों के विकास के लिए बजटीय आवंटन को बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। साथ ही विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रशिक्षण उपकरण, विश्व स्तरीय अवसंरचना प्रशिक्षण उपकरण, प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन, विदेशी उपक्रमों में भाग लेने के लिए निजी भागीदारी को बढ़ावा देना आवश्यक है। ठीक है। इसके अलावा है रोजगार। तो जो खिलाड़ी हैं उनको रोजगार सुरक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करना चाहिए। खासकर जो खिलाड़ी स्टेट लेवल पर खेल रहे हैं उनके लिए रोजगार सुरक्षा हो और जो नौकरियां हैं उनमें कुछ उनके लिए कोटा निर्धारित किया जाए। इसके बाद है खिलाड़ियों को सम्मान और उनके प्रति नजरिए में बदलाव लाना चाहिए। टेलीविजन तथा अन्य संचार माध्यमों के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है। इसके अलावा हम देखें तो खासकर जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी इसमें प्रयास करने की आवश्यकता है। ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट फेलोशिप जैसे भी कुछ ऑप्शन लाए जा सकते हैं कि स्पोर्ट सेक्टर में जो लोग कार्यरत हैं तो उनको स्पोर्ट फेलोशिप टाइप का विकल्प दिया जा सकता है। इसके अलावा गवर्नेंस रिफॉर्म, जो स्पोर्ट सेक्टर है खासकर जो हमारे नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन है उनकी गवर्नेंस में हमें रिफॉर्म लाना होगा। ठीक है। और उनमें खिलाड़ियों को प्रतिनिधित्व देना होगा उनकी गवर्नेंस में और महिलाओं को भी नेतृत्व देने की आवश्यकता है। इसके अलावा है ओलंपिक जैसे मंच तक भारत, ओलंपिक जैसे प्लेटफॉर्म पर भारत का प्रतिनिधित्व बढ़े, भारत के खिलाड़ी उस लेवल में सक्षम हो। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको ट्रेनिंग उनको जोड़ सकते हैं ताकि वहां पर ट्रेनिंग करके अपना स्तर बढ़ा सकें। अब हम थोड़ा देख लेते हैं भारत में स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या इसमें सिनारियो है स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो भारत में खेल संविधान की 7वीं अनुसूची की सेकंड जो लिस्ट है उसमें मतलब कुल मिलाकर राज्य सूची का विषय है। भारत में खेल शासन का वर्तमान मॉडल, तो सबसे पहले युवा खेल कार्यक्रम मंत्रालय जो सबसे ऊपर बैठता है। तो भारत में खेल संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 में प्रविष्टि 33 में शामिल है। यह विषय अनिवार्य रूप से खेल संघ के राज्यों के क्षेत्राधिकार में आता है। कुल मिला के स्टेट सब्जेक्ट है एक प्रकार से। सेकंड, भारत में गवर्नेंस का मॉडल क्या है, जो स्पोर्ट गवर्नेंस का मॉडल क्या है। तो सबसे पहले है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है। तो इस मंत्रालय के अधीन भारतीय खेल प्राधिकरण मतलब साई स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसे संस्थान की स्थापना की गई है। अन्य संस्थान साई के तहत खेल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य करते हैं। तो सबसे ऊपर खेल मंत्रालय है, फिर यहाँ पर आते हैं साई, और फिर साई के माध्यम से खेल मंत्रालय गतिविधियां संचालित करता है। साई का उद्देश्य क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ठीक है, वित्त पोषण करना। ठीक, अब इसी के पिलर में जो खेल संबंधी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देता है उसका नाम है इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन। तो इंडिया ओलंपिक एसोसिएशन के बाद स्टेट, अब इसके अधीन कौन आते हैं, तो यह एक पेलर बॉडी है जो खेल संबंधी गतिविधियों पर ध्यान देती है। और जो साई है, साई क्या करती है, यह फैसिलिटी प्रोवाइडिंग का काम करती है। तो किसको फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो जो हमारे IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसको फैसिलिटी साई के थ्रू कहाँ जाती है। ठीक है। तो यह खेल संबंधी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान देती है, और दूसरा जो साई है वह मैनेजमेंट संबंधी गतिविधियों पर, एडमिनिस्ट्रेशन पर ज्यादा ध्यान देती है। ठीक है। अब मतलब जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी के द्वारा कराए जाते हैं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अधीन भारतीय खेल प्राधिकरण जैसे संस्थानों की स्थापना की गई है। अन्य संस्थान साई के तहत खेल प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं। इस बाद है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अधीन राज्य ओलंपिक एसोसिएशन तथा नेशनल राष्ट्रीय और राज्य खेल महासंघ कार्य कर रहे हैं। कुल मिला के अगर स्पोर्ट वाले मामले में देखें, अगर एडमिनिस्ट्रेशन में ना देखकर स्पोर्ट वाले मामले में देखें तो सर्वोच्च संस्था कौन है, भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन, जिसके अधीन राज्य ओलंपिक एसोसिएशन भी काम कर रहे हैं, और इसके लिए नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन काम कर रहे हैं, और स्टेट स्पोर्ट फेडरेशन भी काम कर रहे हैं। ठीक है। अभी जो मामला हुआ था कुश्ती महासंघ का, तो उस मामले में नेशनल स्पोर्ट फेडरेशन का मामला था, यहाँ का मामला था, जहां पर महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कुछ मुद्दे चर्चा में रहे। कुछ ऐसे खेल जो अब तक आयोजित ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं रहे हैं, तो कौन कौन से ऐसे खेल, उनके प्रशासन के लिए अलग बॉर्डर्स और
उन खेलों के अंतर्राष्ट्रीय संघों से संबद्ध है। उदाहरण के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसीआई संबंध है। इसके बाद देखते हैं कुछ योजनाएं सरकार द्वारा कौन कौन सी स्कीमें चलाई जा रही हैं खेल क्षेत्र में। तो सबसे पहले है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टॉप्स। इसने यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि एथलीटों के समूह को सभी आवश्यक सुविधाएं प्राप्त हों, जैसे विदेशी परिवेश, एथलीट के लिए विशिष्ट कोच, मतलब एक व्यक्ति के लिए कोच, प्रशिक्षण, विदेशों में प्रतिस्पर्धा के अवसर जैसे व्यक्तिगत अनुभव भी इसमें प्रदान करने की कोशिश की जाती है। इस स्कीम को राष्ट्रीय खेल विकास कोष NSDF की सहायता से संचालित किया जाता है। ठीक, इसके बाद है खेलो इंडिया योजना। इस योजना का उद्देश्य एथलीटों की अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है, साथ ही योग्य एथलीटों की पहचान करके उनके प्रदर्शन में निखार लाना, वित्तीय सहायता प्रदान करना इसका उद्देश्य है। तो निखार लाना, प्रदर्शन में सुधार करना, योग्य एथलीटों की पहचान करना इसका है, और एक प्रकार से राष्ट्रीय मंच है। इसके तहत सभी राज्यों को खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किसेज स्थापित किए जा रहे हैं। फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। यह भारतीयों के बीच शारीरिक फिटनेस और खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए चलाया जा रहा है। इसका उद्देश्य सभी आयु वर्ग के लोगों को सक्रिय और स्वस्थ जीवन शैली में बढ़ावा देने के लिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। इसके बाद है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय। तो इसको कहाँ पर, मणिपुर में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे कि सबसे पहले जो ग्लोबल मेगा इवेंट है स्पोर्ट्स से जुड़े, उनको भारत आयोजित कर रहा है। जैसे अभी हमने देखा कि इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट है, इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट को भारत ने आयोजित किया है। इसके बाद है हॉकी वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, ठीक, आईसीआईसी क्रिकेट वर्ल्ड कप है। इसके बाद भारत 2036 में ओलंपिक आयोजन की भी योजना बना रहा है। तो ओलंपिक आयोजन, तो इस प्रकार से भारत मेगा इवेंट आयोजन करे ताकि लोगों की जागरूकता बढ़े। अब क्यों सब सरकार ये जागरूकता बढ़ाने की कोशिश कर रही है, खेलों का महत्व क्या है? तो सबसे पहले शारीरिक महत्व है, दूसरा मानसिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। इसके बाद है स्पोर्ट वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान बनाने और सॉफ्ट पावर को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, खासकर जिन देशों के साथ हम अपने बायलैटरल टूर्नामेंट आयोजित करते हैं या फिर जिनके साथ हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम है उनमें भागीदारी करते हैं। ये पारंपरिक संस्कृति को बढ़ावा देते हैं। तो जो हमारे पारंपरिक खेल हैं उन सबको संरक्षण करने में बढ़ावा देते हैं, एकता और समानता को बढ़ावा देते हैं। खेल खासकर जो स्कूल स्तर पर आयोजित किए जाते हैं उनसे क्या होता है, जो विद्यार्थी हैं जो विभिन्न विभिन्न क्लास एंड कास्ट से आते हैं उनके बीच में एकता और समानता को बढ़ावा मिलता है, युवाओं को सशक्त बनाता है, युवाओं को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से टीम भावना को जगाता है उनके बीच में, ठीक, और राष्ट्रीय स्तर पर भी टीम भावना, ठीक। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वाभिमान में वृद्धि होती है। तो ऐसे स्पोर्ट जिनमें भारत बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, खासकर इंटरनेशनल इवेंट में, तो वहाँ पर राष्ट्रीय स्वाभिमान का भी मुद्दा आता है, ठीक। इस बात है राजस्व और रोजगार, तो इसमें खासकर क्रिकेट का देख सकते हैं कि बड़ी मात्रा में राजस्व और रोजगार का सृजन कर रहा है क्रिकेट के द्वारा, ठीक है। तो इसके बाद है एक और लिखते हैं राष्ट्रीय स्वाभिमान। तो स्पोर्ट का एक बड़ा रोल राष्ट्रीय स्वाभिमान में भी, ठीक, दिखाई देता है।